नमस्कार राम जी राम, मैं गणेश कुलेरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ के अंदर दो टॉपिक्स है। आज हम पढ़ेंगे कीवर्ड प्लेसेस इन कंटेंट, कंटेंट के अंदर कीवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और उसी के साथ जो मेटा टैग्स का पार्ट चल रहा था उसके अंदर आगे का टॉपिक आता है सोशल मीडिया टैग्स। अब यहाँ पे पढ़ने तो हम सोशल मीडिया टैग्स ही जा रहे थे, लेकिन जैसा कि कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि आपके लिए एक यूनिक कंसेप्ट रहेगा, वो रहेगा कि कीवर्ड प्लेसेस इन कंटेंट, कंटेंट के अंदर कीवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज करने हैं। लेकिन लास्ट क्लास ज्यादा लंबी होने की वजह से मैंने इस टॉपिक को आज फर्स्ट में ही शुरू करने का ट्राई किया है। अब यहाँ पे बात पहले कर लेते हैं प्रीवियस क्लास की, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था और क्या हमारा जो भी ब्रीफ है उसको एक बार थोड़ा सा हेडलाइंस के तौर पे देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कीवर्ड क्या होते हैं, किस तरीके से रिसर्च की जाती है, मॉडिफाइड कीवर्ड्स का यूज हम कैसे कैसे करेंगे, और उसके साथ ही मेटा टैग्स जो कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल की क्या लेंथ है, कितना किस तरीके से लिखना चाहिए, मेटा टैग्स में फाइल्स और जो फोल्डर्स के नाम रहते हैं वो कैसे यूज करने हैं। अगर आपकी एक वेबसाइट स्टैटिक यानी कि वर्डप्रेस सीएमएस में बनी हुई है तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, और कितना आपको अगर पीएचपी और एचटीएमएल में वेबसाइट बनी है तो वहाँ पे वो चीज यूज करनी है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके सोशल टैग्स रहते हैं, मेटा रोबोट्स, मेटा व्यू पोर्ट, मेटा के जितने भी टैग्स रहते हैं उन सब के बारे में कहा था कि मेटा रोबोट्स जो कि आपको सिंगल वेब पेज रहता है, सिंगल वेब पेज के अंदर अगर आपको पर्टिकुलर बताना है कि कोई भी सर्च इंजन इस पेज को क्रॉल करे या ना करे तो वो सारी चीज आपकी मेटा रोबोट्स के अंदर आती है। और मेटा व्यू पोर्ट का मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट एक मोबाइल डिवाइस फ्रेंडली या फिर टैब, डेस्कटॉप, टीवी रिलेटेड रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको मेटा व्यू पोर्ट से डिस्प्ले करवाना रहता है कि सर्च इंजन या जो भी क्रॉलर आए उसे ये पता चल जाए कि ये वेबसाइट एकदम रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो उसमें पहला टॉपिक हमारा है वो है हमारा कीवर्ड प्लेसेस इन कंटेंट। कंटेंट के अंदर हम हमारे पर्टिकुलर मेन टारगेटेड कीवर्ड को कहाँ कहाँ पर लिखें तो वो चीज बेटर वे में रहेगी और वहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और हमारी जो एक सबसे बड़ी कह सकते हैं प्रॉब्लम वो है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड डेंसिटी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको वापस बता देता हूं ब्रीफली। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब है आप एक वर्ड को बार बार लिखते ही जा रहे हैं जबकि उस कीवर्ड को लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि काऊ पे आपको एक निबंध लिखना है, तो उसमें आप गाय के बारे में जो कुछ भी लिखते हैं तो वहां पे हमें हर सेंटेंस में काऊ लिखने की जगह हम यूज करें सी, हर, इस तरीके के वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड यूज करें जो कि उसके प्रोनाउंस हो कि इसे अगर गाय को अगर किसी और वर्ड से हमें अगर बुलाना हो तो वो हम किस तरीके से बुला सकते हैं। तो वो वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो पहली चीज हमारी कीवर्ड स्टफिंग नहीं होगी। और यहाँ पे बात आ रही है दूसरी, कीवर्ड डेंसिटी। अगर कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड डेंसिटी का साथ में कितना संबंध है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कीवर्ड डेंसिटी नॉर्मली मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि 1 से 2% होनी चाहिए। मतलब जो आपका टारगेट कीवर्ड है, कोई भी टारगेट कीवर्ड, जैसे कि आप एसईओ के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ पे एसईओ अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपका टारगेट कीवर्ड है तो वो आपका कम से कम 1 से 2% यानी कि 100 अगर 1000 वर्ड का कंटेंट है तो वहां पे 10 से 20 बार आपका टारगेट कीवर्ड आना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी आपके अगर 1 से 2% रखेंगे तो 1000 वर्ड के अंदर भी अगर आपका 10 से 20 वर्ड में अगर आपका वो कीवर्ड आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, डेंसिटी 20 बार अगर यूज हो रहा है, चलिए या फिर कोई एग्जांपल और ले लेते हैं कि चलिए 10 बार अगर एक कंटेंट के अंदर आपका कीवर्ड, टारगेट कीवर्ड 10 बार और आपका टारगेटेड कीवर्ड है जो कि 4 वर्ड्स का है। ठीक है, अब 4 वर्ड्स का कीवर्ड अगर आप 1000 वर्ड के कंटेंट में अगर आप 10 बार भी लिखते हैं तो 40 वर्ड्स तो आपके सिर्फ इस कीवर्ड के रिलेटेड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस कीवर्ड की वजह से आप अपने कंटेंट में वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दे पाओगे जो एक तरीके से देनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे
आगे की बात करें तो जो कीवर्ड डेंसिटी है वो अगर ज्यादा रहेगी तो उसकी वजह से आपको कीवर्ड स्टफिंग की प्रॉब्लम भी रहेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि 1 से 2% कीवर्ड डेंसिटी ना रखकर कुछ ऐसा अगर हम करें कि जिससे हमारी कीवर्ड स्टफिंग जैसी भी कोई चीज हमें हार्म नहीं करे हमारे वेब पेज को, और कंटेंट भी इजीली हमारा रैंक हो जाए। देखिए, जैसे मैंने कल आपको बताया था मेटा कीवर्ड्स के बारे में, तो मेटा कीवर्ड यहाँ पे यूज नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ट्राई यही करेंगे, मैं तो यही ट्राई करूंगा कि इतनी सारी हम नॉलेज एक साथ शेयर करें ताकि वो चीज हमारी कहीं ना कहीं जाके बाद में भी अगर हमें पता रहे कि वो चीज कब रहती है। जैसे कि गूगल एल्गोरिथम पढ़ाई गई थी, तो गूगल एल्गोरिथम में क्या था कि जो भी गूगल एल्गोरिथम कब लॉन्च हुई है, जैसे कि 24 फरवरी 2011 को पांडा आई है या जो भी डेट को, तो वो डेट्स क्यों है, ताकि हमें पता चले कि गूगल कब अपडेट हुआ था, गूगल ने कब सोचा कि क्या कंटेंट के अंदर भी कॉपी कंटेंट होता है, तो उसे किस तरीके से हम वो स्ट्राइक दे सकते हैं या जो भी पेनल्टी रहती है वो। पहला टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है कीवर्ड प्लेसेस। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे कीवर्ड यूज करने हैं। अगर आपका 1000 वर्ड का कंटेंट है या फिर 10,000 वर्ड का कंटेंट, जो मैं कह रहा हूं वहां पे आपको अपना कीवर्ड एक बार टारगेट करके देखना है। अगर रैंक नहीं होता तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने जितना मेरा रिसर्च किया उस हिसाब से तो ये कंपलसरी और एकदम 100% वो रैंक होता ही होता है। बात करते हैं सबसे पहले, तो हम सबसे पहले हमारे कीवर्ड को लिखेंगे टाइटल के अंदर। टाइटल कौन सा, जो भी मैंने कल बताया था मेटा टाइटल, उस मेटा टाइटल के अंदर आप जो भी 50 to 70 कैरेक्टर्स या जितने भी लिमिट का आपका टाइटल बना रहे हैं, उसके अंदर आप ट्राई कीजिए कि आपका जो भी टारगेट कीवर्ड, यानी कीवर्ड की जगह पे मेरा मतलब रहेगा टारगेट कीवर्ड, ठीक है, या फिर कीवर्ड्स भी हो सकता है। अगर आप एक कंटेंट के अंदर 2 कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो आपको वहां पे 2 टारगेटेड कीवर्ड को टाइटल में लिखना रहेगा। तो बात आती है ओके, टाइटल में लिखने से क्या फायदा रहेगा। टाइटल में लिखने से सर्च इंजन सबसे पहले आपके टाइटल को ही देखता है, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो गया। देन उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आ गया आपका डिस्क्रिप्शन, जो कि 150 to 170 कैरेक्टर्स या फिर मेरे हिसाब से आप जितना चाहे उतना लिखे। सेकंड, उसमें आपको अपने टारगेट कीवर्ड को यूज करना है। पहला टाइटल, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरे की बात करें तो वो है आपका स्लग, यानी कि यूआरएल के अंदर आपका टारगेट कीवर्ड आना चाहिए। जो भी आपका टाइटल रहेगा, देन डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में थर्ड रहेगा आपका टाइटल। अब ये 3 चीज में तो सबसे पहले आपको यूज करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये 3 चीज सबसे पहले सर्च इंजन क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है, सबसे पहले इसी को एनालिसिस करके आपका डेटा डिस्प्ले करवाता है। अब यहाँ पे बात आती है ओके, इतना लिखने के बाद में कंटेंट शुरू हो जाता है, यानी कि आपके वेब पेज के अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ है वो डिस्प्ले होगा। तो वो कहाँ पे रहेगा, वो आगे दिखाता, तो उसे बोलते हैं कीवर्ड प्रोमिनेंस। ठीक है, फोर्थ आपको जो आपका कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड प्लेसेस, तो उसमें फोर्थ रहेगा आपका कीवर्ड प्रोमिनेंस। अब कीवर्ड प्रोमिनेंस के 2 मीनिंग है, ठीक है। 2 मीनिंग में पहला कौन सा, फर्स्ट पैरा या फिर 100 वर्ड्स, पहला पैराग्राफ या फिर पहले 100 वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट 100 वर्ड्स या फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको अपना कीवर्ड, टारगेट कीवर्ड यूज करना है। अब कीवर्ड प्रोमिनेंस का नाम इसीलिए दिया गया है कि आपका जो भी कंटेंट रहेगा, शुरू होगा अगर आपका, तो शुरू के जो भी 100 वर्ड रहते हैं या पहला पैराग्राफ, उसके अंदर 2-3 सेंटेंस का हो सकता है, 4 सेंटेंस का, तो वहां पे आप ट्राई कीजिए कि आपका टारगेट कीवर्ड यूज हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कीवर्ड प्रोमिनेंस के बाद में, जबकि अगर हमने 4 बार तो लिख दिया है फर्स्ट पैराग्राफ या फिर 100 वर्ड्स के अंदर, फिर 5वां नाम आता है, वो आपका है हेडिंग टैग्स।
हेडिंग टैग्स के बारे में या तो आज के लास्ट क्लास तक मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में थोड़ा, या फिर कल के लेक्चर में आपको ब्रीफली पता चल जाएगा, एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा कि हेडिंग किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करने चाहिए। ये 5 तो है कि जहां जहां पे आपको कीवर्ड रखना है। या 5 जगह तो इजीली हम रख सकते हैं क्योंकि हेडिंग टैग तो हम यूज करेंगे ही करेंगे अपने वेबसाइट वेब पेज के अंदर, कंटेंट के अंदर। फिर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग में तो हम लिखने ही वाला है। कीवर्ड प्रोमिनेंस मतलब कि पहले पैराग्राफ या 100 वर्ड्स के अंदर कीवर्ड को यूज करना है। अब यहाँ पे बात आ रही है 5 में लिखने के बाद में जो मेन रहता है रीजन कि सर्च इंजन आपके एक वेबसाइट के कंटेंट को देखकर आपको रैंक नहीं देता है, ठीक है। तो उसे और कौन सी चीज चाहिए, तो 6 नंबर आपका आता है इमेज या फिर इमेजेस। आपने जितनी भी इमेज यूज की है उस सब इमेज में भी आप अपने कंटेंट का जो टारगेट कीवर्ड रहेगा उसका यूज करना है। अब जैसे कि इमेज के अंदर कैसे, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, क्योंकि अगर अब मैं इमेजेस के बारे में बताऊंगा तो वो कीवर्ड प्लेसेस के बीच में ये टॉपिक चला जाएगा। इसलिए आपको अभी इतना ही याद रखना है कि हेडिंग टैग्स इमेज के अंदर आपको कीवर्ड ऐड करना है। कैसे कीवर्ड ऐड करना है वो हम हेडिंग टैग्स पढ़ेंगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ इतना बता दूं कि जिस तरीके से हेडिंग टैग्स में 1 से लेकर 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, वैसे इसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं, इमेज का अल्टर टैग, इमेज का टाइटल टैग और इमेज का फाइल नेम, ठीक है। अब जैसे कि कल मैंने बताया था फाइल नेम, फोल्डर नेम, उसी तरीके से इमेज का भी फाइल नेम रहता है। तो उसे हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे वो चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आता है 6 बार हमने कीवर्ड यूज कर लिया है। अब 7th टाइम, अगर 7th टाइम तभी यूज होगा। अब 7वीं बार जो कीवर्ड लिखवाने जा रहा हूँ वो 7th से लेकर कितने भी कीवर्ड्स तक हो सकता है, कितने भी टाइम्स तक। वो कैसे कि पैराग्राफ में आपको कीवर्ड ऐड करना है, पैराग्राफ्स में। अब पैराग्राफ तो हमने पहले पैराग्राफ में लिखा, तो हर पैराग्राफ में लिखेंगे तो डेंसिटी 1 से 2% तक तो चली जाएगी, फिर क्या मतलब है इन 7 का। तो जो ये 7वें वर्ड का है इसका मीनिंग ये है कि कौन कौन से पैराग्राफ 3rd, 5th, 7th और इस तरीके से जितने भी आपके पैराग्राफ बनते हैं अल्टरनेटिवली 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो पैराग्राफ बन रहे हैं उनमें ही आप कीवर्ड को ऐड करें। यहाँ पे क्या रहेगा, पहला पैराग्राफ यानी फर्स्ट 100 वर्ड्स में आपने लिख दिया तो पहला एक आपका हो गया। देन मैंने यही चीज कही कि कीवर्ड प्रोमिनेंस होता है, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से समझाया। देन यहाँ पे 3rd, 5th, 7th पैराग्राफ्स में आपको कीवर्ड लिखने हैं। जितने पैराग्राफ रहेंगे उस पैराग्राफ से हाफ डिवाइड कर लीजिए, उतने टाइम्स आपको कीवर्ड आपको कंटेंट में लिखने हैं। अब बात आती है 7th तक तो आपने लिख दिया। अब उसके बाद में जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम लिखने के बाद 8वीं जगह मैंने आपको पहले भी बताया था कि कीवर्ड के प्लेसेस बता रहा हूं, ना कि कीवर्ड कितनी बार लिखना है वो बता रहा हूं। तो जो प्लेसेस है उसमें 8वां प्लेस है वो है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब एक तरीके से सिर्फ इतना कि जो आपका कंटेंट या जो भी आपका ब्लॉग आर्टिकल रहेगा उसका सबसे लास्ट पैराग्राफ ज्यादातर कंक्लूजन ही होता है। कंक्लूजन का मतलब सारांश, एक तरीके से हिंदी वर्ड में कहें तो सारांश है, उसका संक्षिप्त में विवरण है, ठीक है। शॉर्ट इंफॉर्मेशन है कि जो इतना 1000 वर्ड का कंटेंट था उसके अंदर क्या है और आपको क्या समझना है। जैसे कि अगर मैंने एक कंटेंट लिखा है जिसमें मैंने बताया 4 होस्टिंग है जो सबसे बेस्ट है, उनके बारे में बताया, तो कंक्लूजन में मैं बताऊंगा कौन सी होस्टिंग मेरे हिसाब से सही है। तो ये चीज आपकी रहेगी। कीवर्ड प्लेसेस के अंदर क्या क्या, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग, यूआरएल या और नेक्स्ट कीवर्ड प्रोमिनेंस यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ 100 वर्ड्स के अंदर, नेक्स्ट हेडिंग टेक्स्ट जो कि H1 से लेकर H6 तक होते हैं, इमेजेस जिसमें इमेज 3 तरीके से डिवाइड होती है, इमेज का अल्टर टैग, टाइटल टैग और इमेज का फाइल नेम। उसके बाद पैराग्राफ्स जो कि अगर आपका 3rd पैराग्राफ है तो 3rd में, 5th में, 7th में, ऐसे। अगर आपका एक कंटेंट है उसके अंदर 8 पैराग्राफ है मान लीजिए, ठीक है, टोटल, तो आप क्या करोगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग में लिख दिया, कीवर्ड प्रोमिनेंस यानी कि पहले पैराग्राफ में हो गया, फिर हेडिंग टैग जो भी थे उनमें आपने ऐड कर दिया,
हर हेडिंग टैग में यूज नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग टैग में यूज करना है। एक बार यूज कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार, उससे ज्यादा हर हेडिंग टैग्स में आपको कीवर्ड ऐड नहीं करने हैं। उसके बाद में बात आती है इमेजेस के अंदर। तो अगर आपने इमेज यूज की है तो उस इमेज का टाइटल टाइटल, अल्टर टैग और फाइल नेम आपका कीवर्ड रिलेटेड हो। पैराग्राफ, तो यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ मिल जाएगा, पांचवा भी मिल जाएगा, सातवां भी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है 8th पैराग्राफ, जो कि अगर आपका मान लीजिए वो एक कंक्लूजन है, ठीक है, 8वां पैराग्राफ है वो कंक्लूजन है, तो आप वहां पे कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन का मतलब है जो लास्ट पैराग्राफ रहता है उसे यूजर पढ़ते हैं, और अगर उसमें भी अगर आपका कीवर्ड रहता है तो वो चीज आपको यूजफुल और हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पे बात आती है कि ये इतने सारे जगह है, उन जगह पे लिखने का क्या फायदा, क्योंकि यहाँ पे तो डिफॉल्ट लिखा ही जा रहा है। अगर लिखा ही जा रहा तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर वे में लिखा जाए तो वो बेटर है। अब मान लीजिए आपका 10,000 वर्ड का कंटेंट है, ठीक है, और उसके अंदर पैराग्राफ 15 है, 15 पैराग्राफ 10,000 वर्ड का कंटेंट है, या फिर सिर्फ 10,000 वर्ड नहीं 2,000 वर्ड मानते हैं, 2,000 वर्ड का कंटेंट है, तो कितनी डेंसिटी बनती है 10%, यानी कि 20 से लेकर 40 टाइम, 1% मान लेते हैं 20 बार। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7 तो फिक्स हो गए। ठीक है, 7 बार तो अपना हो गया। फिर अगर मान लीजिए हेडिंग टैग्स और 2 ऐड कर देते हैं, 7 + 2 9। ओके, उसके बाद में 15 पैराग्राफ, तो 15 पैराग्राफ के अंदर कितनी बार आएगा 7 बार। ठीक है, 7 से 1 आ चुका है। ठीक है, तो आप कम से कम यहाँ पे लिख दीजिए 5 बार, और तो यहाँ पे कितने हो रहा है 9 और 5 14 टाइम्स। आपका कीवर्ड ना तो डेंसिटी के हिसाब से सही है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से आपके जो टारगेटेड कीवर्ड है वो एकदम एग्जैक्ट जगह पे है। मैं जब भी कंटेंट क्रिएट करता हूं तो सबसे पहले मैं कंटेंट स्ट्रक्चर बनाता हूं। जब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाएं, या फिर आप अगर कंटेंट राइटर है तो किस तरीके से कंटेंट को लिखेंगे, तो वहां पे वो चीज हेल्पफुल रहेगी। कंटेंट स्ट्रक्चर का मतलब है आप पहले से ही कंटेंट राइटर को बता देते हैं कि इसके अंदर इस तरीके का कंटेंट आपको लिखना है। मैं पहले ही कह दूंगा कि सेकंड लाइन जो रहेगी, सेकंड सेंटेंस, उसके अंदर मेरा कीवर्ड आना चाहिए। तो कंटेंट राइटर पहले सेंटेंस को उस हिसाब से लिखेगा कि दूसरे सेंटेंस में ऑटोमेटिकली मेरा कीवर्ड ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जैसा कि अगर मैंने कहा कि काऊ का अगर हम ऐसे लिखते हैं तो उसके अंदर हम एक बार काऊ नहीं लिखते हैं, लिखते 2-4 बार है, पर 10 बार नहीं लिखते, क्योंकि 10 लाइन का लिखना है तो 10 बार क्यों लिखे। तो वही चीज है, तीसरे 5वें पैराग्राफ में हम उन्हें बता देंगे कि कोई बात नहीं। अगर कंटेंट राइटर पे डिपेंड करता है, कंटेंट राइटर को आप ये भी कह सकते हैं 15 पैराग्राफ हो तो मुझे कम से कम 5 पैराग्राफ में मेरा कीवर्ड चाहिए, इसको अलग मिलाकर। ठीक है, तो कीवर्ड प्रोमिनेंस को मिला के कम से कम 7 बार हो जाता है। ठीक है, 6 से 7 बार, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कम से कम आप 1% से नीचे ही रहोगे। 2000 वर्ड के कंटेंट में भी अगर आप 1% को भी टच करते हो, तो यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि आप बाद में जबरदस्ती घुसाए। मान लीजिए आपने कंटेंट लिखवाते टाइम उन्होंने टारगेट कीवर्ड यूज नहीं किया, तो अब आप जबरदस्ती कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग। ठीक है, हेडिंग टेक्स्ट में आपने डाल दिया, कंक्लूजन इमेजेस में डाल दिया। अब कीवर्ड प्रोमिनेंस में, कंक्लूजन में, पैराग्राफ वगैरह में आप जबरदस्ती उस अगर कीवर्ड को ऐड करेंगे तो आपके कंटेंट की पूरी क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने अपने हिसाब से कोई चीज बता दी है और फिर अगर मैं उसे पढ़ के बताऊं तो कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि मैं पढ़ के बता रहा हूं, तो आपको वो चीज समझ में भी नहीं आएगी कि ये क्या चीज है, क्योंकि पहले तो कंटेंट अलग तरीके से था, फिर आप क्या कर रहे हो। जैसे कि कंटेंट राइटर ने अगर किसी का नाम था उसकी जगह पे सी ही लिखना शुरू कर दिया, अब आप देखोगे कि नहीं यार मेरा तो टारगेटेड वर्ड उसका नाम ही है, तो अब आप क्या करते रहोगे, ही को अगर दे या सी कुछ भी लिखा हुआ है उसकी जगह पे नाम लिखने की ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं सेंटेंस का मीनिंग भी बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेन यही रहेगा, कंटेंट स्ट्रक्चर पहले बनवाए ताकि वो चीज अच्छी रहे। और मान लीजिए कंटेंट स्ट्रक्चर नहीं बना है और कंटेंट बन गया है, फिर अगर आपको कीवर्ड ऐड करने, तो आप कीवर्ड प्रोमिनेंस में अगर आपको ऐड करना है
तो आप पहले सेंटेंस को पढ़िए और दूसरे सेंटेंस को पढ़िए। इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर आप ये समझिए कि कोई ऐसा सेंटेंस इनके बीच में लिख सकता हूं क्या जिसमें मेरा टारगेट कीवर्ड भी आ जाए। तो आप वही करेंगे, ना दूसरे के सेंटेंस के साथ कुछ छेड़खानी करेंगे, ना ही पहले सेंटेंस के साथ कुछ। आप क्या करेंगे, बीच में आप एक ऐसा सेंटेंस लिख देंगे जिसके अंदर आपका टारगेटेड कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये तो चीज थी हमारी कीवर्ड प्लेसेस के बारे में, जो कि कंटेंट के अंदर कीवर्ड हमें कहां पर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कीवर्ड प्लेसेस के अंदर अगर आपका इश्यू ये रहे कि अगर हम 40 बार लिखते हैं तो क्या होगा, तो वो जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था, आपको पेनल्टी मिलेगी। अब पेनल्टी के तौर पे ऐसा नहीं है कि आपको 500 रुपए की फाइन मिलेगी या फिर आपको गूगल कुछ और पेनल्टी किस तरीके की देता है। गूगल आपको पेनल्टी यही देगा कि आप वहां पे जहां पे रैंक कर रहे थे या आपने जबरदस्ती या किसी भी तरीके से अगर आप रैंक हो चुके हैं तो वहां पे आप वापस डी रैंक में चले जाएंगे। जिस तरीके से आप 10 नंबर से लेकर 1 नंबर पे आए वैसे ही वापस आप 10 से बाहर चले जाओगे। मतलब आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कहीं नहीं आओगे। सर्च कंसोल के अंदर मैनुअल या फिर सिक्योरिटी ऑप्शन रहता है, उसके अंदर आपको वहां पे मिल जाएगा कि आपका कौन सा वेब पेज है जिसके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां पे अभी तक तो मुझे इतना रिजल्ट नहीं देखने को मिला क्योंकि मैंने ऐसा कंटेंट यूज नहीं किया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली, लेकिन मैंने ऐसा प्रैक्टिकल मैं क्यों करूं जिसमें मेरी वेबसाइट को हार्म पहुंचे। अगर मैं डुप्लीकेट कंटेंट या प्लेगराइज या कीवर्ड डेंसिटी ज्यादा का कंटेंट रखूं और मान लीजिए उस टाइम पे कुछ ऐसा अपडेट आया और मेरी पूरी वेबसाइट को इफेक्ट कर दे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट को इफेक्ट करे। ठीक है, क्योंकि मेरी 2 ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो उसमें मैं कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करता रहता हूं, लेकिन वो मैं उसी हद तक करता हूं जिस हद तक मुझे पता हो कि मेरी वेबसाइट को कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो आपका है सोशल मेटा टैग्स। कल हमने पढ़ा था मेटा टैग्स के बारे में। मेटा टैग का मतलब रहता है सर्च इंजन जो भी डेटा सबसे पहले क्रॉल करता है वो मेटा के अंदर डिस्प्ले रहता है। तो सोशल मेटा टैग का मतलब रहता है कि कुछ ऐसी सोशल वेबसाइट्स रहती है जहां पे अगर आप कोई भी वेबसाइट की लिंक पेस्ट करते हो तो वहां पे एक प्रीव्यू ऑप्शन बनता है। मान लीजिए फेसबुक आपका ओपन किया आपने, फेसबुक ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देखते हो राइट अबाउट लिखा हुआ रहता है, आप यहाँ पे यूआरएल डालिए। ठीक है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते ही आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू बनेगा। ठीक है, प्रीव्यू में क्या रहेगा, आपकी वेबसाइट की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने सोशल मेटा टैग के थ्रू डिस्प्ले करवाई है वो सारी की सारी यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है वापस सोशल मेटा टैग के ऊपर। तो क्या सोशल मेटा टैग से अलग है? नहीं, सेम ही है, लेकिन जिस तरीके से गूगल अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज में पिक्सल की साइज फिक्स रखता है, वैसे ही फेसबुक या सोशल मीडिया साइट्स अपने पिक्सल्स की साइज फिक्स रखते हैं, उस हिसाब से वो कंटेंट ले रहे हैं। तो आप मान लीजिए गूगल पे तो आप इसलिए कंटेंट लिख रहे हो मेटा टाइटल जो आपने बनाया क्योंकि आपको रैंक होना है, लेकिन आप ये चाहोगे कि सोशल के अंदर अगर वेबसाइट की लिंक पेस्ट की जाए तो वहां पे उतनी इंफॉर्मेशन दिखे जितनी यूजर को अट्रैक्ट कर सके, ना कि सर्च इंजन को अट्रैक्ट करे। अगर आप मेटा टाइटल लिख रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, तो वहां पे आपका रहता है कि पहला तो कि यूजर को पसंद आए, लेकिन यूजर को पसंद आने से भी पहले सर्च इंजन को पसंद आना चाहिए ताकि वो आपको एक ऊपर वाली जगह दे सके। अब यहाँ पे सोशल मीडिया टैग के अंदर क्या कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स रहते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसा कि फेसबुक का एग्जांपल दिया, तो उसी तरीके से जो सोशल मेटा टैग्स का सबसे मेन पॉइंट है उसे हम कहते हैं ओजी टैग, यानी कि ओपन ग्राफ टैग। इस ओपन ग्राफ टैग के अंदर अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वो सारे के सारे सोशल मीडिया को पता चल जाएगा। इजीली वो वही डिस्प्ले करवाएंगे जो आपने ओपन पैराग्राफ यानी कि ओजी टैग के अंदर लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, ओजी टैग तो एक मेन है, लेकिन जैसा मैंने कल बताया था मेटा कीवर्ड आप लिखेंगे तो गूगल कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन बाकी के सर्च इंजन उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से बात है कि अगर
यहाँ पे मैं सोशल मीडिया टैग्स लिख रहा हूँ ओपन ग्राफ्स के अंदर, तो क्या सभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स मेरा ये फॉलो करेंगे? हाँ, अगर आपने उस सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए पर्टिकुलर अगर ओपन टैग यानी कि सोशल मीडिया टैग्स नहीं लिखा है तो वो पर्टिकुलर किन के लिए आता है? एफबी के लिए भी आता है, ट्विटर के लिए भी आता है, पिनिंटरेस्ट में आप यूज कर सकते हो, जिसको कि रिच पिन्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप काफी जगह पर ओपन ग्राफ यानी कि सोशल मीडिया टैग्स यूज कर सकते हैं। अब फेसबुक में ज्यादातर ओजी टैग का ही यूज किया जाता है, लेकिन ट्विटर के अंदर वो चीज अलग रहती है, पिनिंटरेस्ट रिच में। अब यहाँ पे बात एक कर लेते हैं। चलिए, फेसबुक तो ओपन ग्राफ से डेटा ले लेगा, लेकिन ट्विटर कार्ड की क्या जरूरत है? इसको ट्विटर कार्ड कहते हैं। ठीक है, ट्विटर कार्ड टैग में क्यों जरूरत है? तो ट्विटर किस लिए फेमस है? क्योंकि ट्विटर में पहला तो एडिट नहीं होता है। अगर आपने एक ट्वीट कर दिया, आप उसे सिर्फ डिलीट कर सकते हैं, आप उसे एडिट कभी नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड ट्विटर क्यों फेमस है? लिमिट कैरेक्टर। लिमिट कैरेक्टर्स मतलब पहले था 140, अब हो गया 280 कैरेक्टर्स तक। तो क्या है कि अगर आपको कुछ भी बताना है तो आपको एक लिमिट दी गई है कि 280 कैरेक्टर्स यानी 280 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, ताकि आपके फॉलोअर्स या जो भी आपके यूजर्स रहते हैं वो उस चीज को पढ़ के समझ सके। ठीक है, इस वजह से ट्विटर फेमस है। मान लीजिए यहाँ पे आपने ओपन ग्राफ टैग के अंदर टाइटल लिखा 100 कैरेक्टर्स का और डिस्क्रिप्शन है 200 कैरेक्टर्स का, तो यहाँ पे कितना डिस्प्ले होगा? 300 हो गए। फिर उसके बाद 50 तो यूआरएल के हो जाएंगे, तो 350 कैरेक्टर तो आपके सिर्फ इसके हो गए, फिर इमेज की जगह वगैरह। तो इस तरीके से ट्विटर कार्ड में आप क्या करते हो, एक टाइटल की लिमिट, डिस्क्रिप्शन, ये सारा मिलाकर आप ये देख लेते हो कि 280 कैरेक्टर्स यानी कि 280 कैरेक्टर्स के अंदर मेरा पूरा का पूरा ट्विटर कार्ड का डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी कि ट्विटर में अगर आप वेबसाइट की लिंक पेस्ट करते हो तो वहां पे ये ध्यान रखो कि कोई भी चीज डॉटेड में नहीं जाए, क्योंकि ट्विटर में कभी भी आप ये देखेंगे कि अगर कोई भी आपने सेंटेंस लिखा, एसईओ टाइप्स लिखा, फिर उसके बाद में आगे का लाइन डॉटेड से जा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इससे तो अच्छा है आप अपने टाइटल को इतना ही लिखें जितना डॉटेड के पहले दिख रहा है, या फिर उसके अंदर आप ऐसे चेंजेस कर दीजिए कि आपका डॉटेड के अंदर वो चीज पूरी की पूरी डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब ये बात आ रही ट्विटर कार्ड की तो हो गई। फेसबुक का मतलब फेसबुक में कोई लिमिट है नहीं। ठीक है, तो आप जितनी भी लिंक पेस्ट करोगे उसका जितना डेटा होगा डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ, बस पिक्सल की साइज जो इतनी उसने डिस्प्ले करवाई है उतने में ही आपका आएगा, जैसे कि गूगल का। तो इसलिए ओजी ग्राफ ज्यादातर फेसबुक यूज कर लेता है, खुद का कुछ नहीं बनाता है। पिन इंटरेस्ट का मतलब है कि पिन इंटरेस्ट में ज्यादातर आपकी इमेज रैंक होती है। इमेज रिलेटेड अगर आपको कोई भी मेन सर्च इंजन की बात करें तो वो पिन इंटरेस्ट है। हर एक वेबसाइट सर्च इंजन का काम करती है जब उसमें सर्च का ऑप्शन हो। सर्च का ऑप्शन हो और अगर आप कोई भी क्वेरी वहां पे लिखे और उसका रिजल्ट मिले तो वो आपका एक सर्च इंजन काम करता है। अब उसमें पिन इंटरेस्ट इमेज के लिए सबसे बेस्ट इमेज का सर्च इंजन है। अगर आपको कोई इमेज रिलेटेड कुछ भी चाहिए आप गूगल में सर्च करोगे तो हजारों वेबसाइट का मिलेगा, लेकिन पिन इंटरेस्ट में पर्टिकुलर पिन इंटरेस्ट का ही डेटा आपको मिलेगा। और वहां पे ये भी है कि रिच पिन्स का मतलब आप उस पिन को सेव कर सकते हैं, ताकि आप अपने अकाउंट के अंदर जो भी लाइक किए हुए पिन्स थे या जो भी अपने सेव किए हुए पिन्स है उनको आप इजीली देख सकते हैं और इजीली उनको प्रमोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चीज आपकी हुई ओपन ग्राफ यानी कि सोशल मीडिया टैग्स के अंदर सारी चीज के बारे में। ठीक है, आज मैं क्लास लंबी नहीं लूंगा, कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको हेडिंग टैग्स, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। सिर्फ ब्रीफली मैं बता दूं हेडिंग टैग्स क्या होता है। हेडिंग टैग्स यानी कि आपने एक पैराग्राफ लिखा, लेकिन पैराग्राफ का एक हेडिंग होना चाहिए कि पैराग्राफ के अंदर जो लिखा हुआ है वो किस बारे में लिखा हुआ है। मान लीजिए आपने लिखा कि एजुकेशन के टाइप, और उसमें अगर आप बता रहे हो 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, तो जो आपने 8 और 10th स्टैंडर्ड लिखा है वो तो आपके हेडिंग रहेंगे,
और हेडिंग के अंदर जैसे कि 8th स्टैंडर्ड के अंदर आप एक पैराग्राफ में कुछ लिख रहे हैं तो वो आपका पैराग्राफ हो गया और उस पैराग्राफ का हेडिंग टैग हो गया आपका 8th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड के और 10th स्टैंडर्ड का हेडिंग टैग हो गया आपका एजुकेशन टाइप। तो इस तरीके से है कि अगर आप हेडिंग टैग्स को कैसे यूज कर सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से हम उसने वर्क में यूज कर सकते हैं और कंटेंट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं, वो दोनों चीज मैं कल साथ में बताऊंगा और उसके साथ में ही आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी कल के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। धीरे धीरे हम देखेंगे थ्योरिकल कंसेप्ट जैसे जैसे पूरा होगा हम वापस अपने पीसी की स्क्रीन पे चलेंगे जहां पे मैं आपको ये सारी चीज प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप टाइटल्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पहले से चेक कर सकते हैं और जो कीवर्ड के प्लेसेस है वहां पे मैंने कौन कौन से ब्लॉग में यूज किया है और कौन कौन से में किस तरीके से यूज करेंगे मैं लाइवली आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी इंक्वायरी रहती है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, उर्दू पे मैंने वीडियो अपलोड किए थे लेकिन उर्दू की लैंग्वेज स्ट्रक्चर इंग्लिश है और मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, लेकिन स्पॉटिफाई, जियो सावन, गूगल, एप्पल के सारे पॉडकास्ट पे मेरे वॉइस कमांड आपको मिल जाएंगे। मतलब जो मैं थियरिकल यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही आपको वॉइस में सुनने को मिलेगा। मतलब जिसको मेरी शक्ल पसंद नहीं है फिर भी वो सुनना चाहता है तो उसके लिए पॉडकास्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, लिंक में कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन या कहीं ना कहीं कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं डिस्प्ले करवा दूंगा, वरना मेरे सिलेबस पे में तो आपको मेरी लिंक मिल ही जाएगी कि कहाँ पे मैं मेरे कंटेंट आपको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी क्वेरी रहती है डायरेक्टली मैसेज कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पे अवेलेबल है। जस्ट गूगल कीजिए गणेश कुलरिया, आपको सारे रिस्पॉन्स रिजल्ट मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी सेलेक्ट करके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मैं गणेश कुलरिया आपसे विदा लेता हूँ।